Welcome friends, this Naniwala Wednesday Law Club series. Nani Palkiwala is my guru, and even though he is not on this planet, but his inspiring arguments in different cases like Keshwanand Bharati and so many cases are inspiring. His research work, his talent and everything. He was a live legend at that time. So we have started this नानी पालकी वाला वेडनेसडे ब्लॉग और इसमें हम फिर हर हफ्ते में कोई ना कोई एक नया सब्जेक्ट लेके उसका कानून देखते हैं, एक दो जजमेंट देखते हैं और आधे घंटे में बाद में हम किसी को खास लोगों को मिलवाते हैं। अभी एओआर का रिजल्ट लगा है, इसलिए आज भी हम आपको दो एओआर को मिलाने वाले हैं। We have cleared that their examination by getting very fantastic marks. So it is very hard to clear that examination AOR, but they have succeeded. तो उनके जो ट्रिक्स है वो भी हम जानेंगे, एंड में हम देखेंगे। अभी आज का जो विषय है दोस्तों, पॉक्सो एंड इट्स जजमेंट्स। तो चलो हम पहले आपको पॉक्सो लॉ है उसके बारे में बताते हैं। इसका जो ट्रायल है स्पेशल कोर्ट में चलता है। स्पेशल कोर्ट जनरली सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा देते हैं। हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट इसको नोटिफाई करते हैं, दिस इज दी ईयर। और सेशन कोर्ट के बाद फिर अपील हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136 एसएलपी के तौर पे, या अगर अपील को परमिशन लेती हैं तो अंडर आर्टिकल 132, 133, 134 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो चलो दोस्तों, हमारा इसके ऊपर किताब भी पब्लिश है, वीडियोस भी इसके ऊपर है, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तृत देखेंगे, जान लेंगे। अभी कानून में आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में कानून में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन पार्ट जजमेंट का रहता है। ये वेडनेसडे लॉ क्लब में हमको जजमेंट देखना है, जजमेंट के सिस्टम्स देखना है, और एक जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी है, मुझे इतना ही कहना है कि वी शुड बी अ वेरी बेस्ट इन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट रिसर्च में हमें बेस्ट चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट हम सोसाइटी को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और ये जो कानून है, ये कानून में टोटल सेक्शंस 46 है, चैप्टर 8 है, शेड्यूल 1 है। एक कानून विद इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर 2012 ये इफेक्टिव हुआ है। इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट है। डेफिनेशन जरूर देख लेना, अपीलेट कोर्ट में डेफिनेशन के ऊपर काफी चीजें घूमती रहती है। चैप्टर 2 है ए सेक्सुअल ऑफेंसेस है अगेंस्ट चिल्ड्रेन। सेक्शन 3 और 3, 4, 5 ये इसमें दिया है। सेक्शन 3 में पेनेट्रिव सेक्सुअल असल्ट दिया है। एक्चुअली चाइल्ड के गुप्तांग में पेनिस का प्रवेश ऐसा है, या कोई पार्ट गुप्तांग में प्रवेश करता है, ये टाइप का इसमें ऑफेंस है। ये डिटेल में थोड़ा बताऊंगा आपको, एक मिनट थोड़ा खोलता हूं उसको। एक मिनट, ये आपको शेयर नहीं हुआ है। हाँ अभी शेयर हुआ, हाँ अभी शेयर हुआ। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको कानून बता रहा हूं। ये सेक्शन 3 है, पेनेट्रिव सेक्सुअल असल्ट। A person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent into a vagina, mouth, urethra or anus of child, or makes the child to do with him or any other person. खुद के साथ करो, किसी दूसरे के साथ करने के लिए लगाएंगे। तो ऐसे बाकी भी एक इसके ABCD में और डिटेल इसका दिया है। और इसका पनिशमेंट जो है दोस्तों
punishment is given in section 4 and is very rigorous punishment. ऐसा अगर कोई करता है चाइल्ड के साथ तो उसको 7 punished with imprisonment, either description for a term which not less than 10 years, but which may extend to life imprisonment also. ये बहुत सीरियस फाइन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है क्योंकि हर एक के बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ गड़बड़ी होती है, जाते आते गड़बड़ी होती है, कभी कोई ये अपने नेबर्स कुछ गड़बड़ करते हैं, तो इसका अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। और मेरे जो भी वीडियोस हैं वो वीडियो पूरे यूज आप किधर भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब को मेरा पूरा लाइसेंस मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आपको किसी भी वीडियो का कुछ भी पार्ट कट पेस्ट करके आपको समाज में वायरल करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि समाज की जागृति के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐसे करता है तो इसको कितना सजा होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है, और 2-3 फाइन भी होता है। फाइन जो होता है, और फाइन में जो भी रिजनेबल फाइन है वो करेंगे, और दैट फाइन शुड बी यूज फॉर विक्टिम टू मेक इट्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, हर और हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि चाइल्ड के साथ है। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे चाइल्ड ही है, बिलो 16 ईयर्स, इसके साथ ही है। फिर वो जेंट्स हो या लेडी चाइल्ड हो, दोनों के साथ भी अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की कोशिश होती है, खाली टच भी होता है या ऐसा, तो भी ये सेक्शन 4 का पनिशमेंट एप्लीकेबल है। नाउ सेक्शन 5 to 6 इज एग्रीगेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है। ये पुलिस अधिकारी वगैरह अगर ये करते हैं तो इनको, जहां पे ये 10 साल की सजा है ना, यहाँ पे ये पुलिस अधिकारी को वगैरह तो ये सजा, ये देखो यहाँ पे दिया है, whenever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child within the limit of the police station वगैरह, वो premises, course of duty वगैरह सब यहाँ पे डिटेल में दिए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा है, क्योंकि हमको मेन जजमेंट देखना है, मैं कानून के ऊपर और लुक ले रहा हूँ। और इसकी जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट देखनी जरूरी है। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years. समझ में आई बात? बहुत सीरियस ऑफेंस है, खाली इसकी जागृति बहुत कम है। सेक्शन 7 जो है सेक्सुअल असल्ट है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, खाली असल्ट किया है तो भी उसको सजा है। एक 3 साल की है, 5 साल की है। एग्रीगेटिव करते पुलिस अधिकारी वगैरह करते हैं तो उसको 5 साल की, 3 साल की सजा होती है। ये जो सेक्शन 9 है, ये एग्रीगेटिव सेक्सुअल असल्ट के लिए है। पनिशमेंट फॉर एग्रीगेटिव सेक्सुअल असल्ट वो मैंने जो बताया 3-5 साल। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किसी को होता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी व्याख्या दी है यहाँ पे। अटर्स एनी वर्ड, खाली किसी को शब्द से भी आप सेक्सुअल असल्ट करते हैं चाइल्ड को। अटर्स एनी वर्ड, मेक्स एनी साउंड, मेक एनी जेस्चर और एग्जिबिट और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी, ये पूरा डिटेल में बहुत बढ़िया दिया है ना, कि कोई भी आप दूर से भी आप ये सब चीजें कोई करता है तो पनिशमेंट इसका जो है ये विथ इम्प्रिजनमेंट either description for a term which may extend to the 3 years and shall also be liable to fine. इसलिए कोई भी गलत चीज बियर करना ही नहीं है, और बच्चे को भी ये चीजें बता के रखना है कि कोई अगर गलत करता है तो इमीडिएट हमको इन्फॉर्म करो, और उसकी जो सूचना है वो सूचना स्कूल में अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल में दे सकता है, और स्कूल वाले अगर वो सूचना नहीं लेंगे, उसका दखल नहीं लेंगे तो उनको भी 6 महीने की सजा का प्रोविधान इस कानून में है। पुलिस नहीं लेता है तो उसको भी सजा का प्रोविधान है। वो सेक्शन वगैरह बता के जाइए उसके पास, अगर आप ये नहीं लिखेंगे हमारी कंप्लेंट है, नहीं फॉरवर्ड करेंगे पुलिस स्टेशन को, तो ये कानून का ये सेक्शन के अनुसार 6 महीने आप भी अंदर जा सकते हैं। तो अपने आप ही वो लेंगे, नहीं तो साला पैसे वाले लोग रहते हैं दबा देते कभी कभी स्कूल के प्रिंसिपल को, इनको, या स्कूल भी कभी कभी डिफेमेशन के चक्कर में या हमारी बदनामी होगी ये चक्कर में स्कूल also sometimes not cooperating to write the complaint.
तो ये दबाव अगर कानून का नॉलेज आपके पास है तो आ सकता है। ज्यादा बहुत बड़ा कानून नहीं है, 46 सेक्शन का ही है, इसलिए आराम से इसको हम देख सकते हैं। आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये चैप्टर 3 है, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए अगर चाइल्ड को यूज किया जाता है तो उसके जो पनिशमेंट है वो भी 7 साल 10 साल ये टाइप के पनिशमेंट इसमें दिया है। इसके सेक्शन 13 है, 13 14 पनिशमेंट का है। डेफिनेशन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन जो है ये 13 में दिया है। अबेटमेंट ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, एन ऑफेंस। प्रोत्साहन भी दिया जाता है किसी को ये काम करने के लिए, तो प्रोत्साहन भी गुनाह है, और प्रोत्साहन के लिए भी वही पनिशमेंट है जो एक्चुअल कृति करने के लिए पनिशमेंट है, ये भी सेक्शन में नीचे दी है। प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस रिपोर्टिंग का प्रोसीजर यहाँ पे दिया है। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो, photographic facility etc, punishment for failure to report और रिकॉर्ड अ केस। जो मैंने आपको 6 महीने का प्रावधान बताया तो वो बताता हूं यहाँ पे, देखिए। Any person who fails to report the commission of the offense under section 1 of the section 19 or section 20, or who fails to record such offense under section 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine। इसलिए इसका जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, जहां पे बच्चा क्लासेस के लिए जाता है, स्कूल के लिए जाता है, डांस क्लास के लिए जाता है, किधर भी जाता है, तो वहां पे वो प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये चीजें बचपन से ही सिखाई जाती है तो बहुत अच्छा रहता है और बच्चा हमारे सिक्योर रहता है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में ये दिया है यहाँ पे स्टेज सेक्शन 24, 25, 26, 27। चैप्टर 7 जो है इट इज रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स है। इसे स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट ये पावर हाईकोर्ट को दिया है। जनरली वो सेशन कोर्ट का ही कुछ बेंचेस को इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेट करते हैं, और कभी कभी फास्ट इसका हियरिंग होना चाहिए, ये इसके पीछे पर्पज है। प्रिजम्पशंस भी इसमें दिया है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे प्रोसीजर पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट है ये। बाकी ट्रायल कंडक्टेड इन कैमरा वगैरह ये भी इसके भी रूल्स दिए हैं। मिसलिनियस में सेक्शन 39 से लेके 48 तक ये सब दिए हैं। शेड्यूल है, ऐसा एक कानून है। इसमें खाली करते हैं सेक्सुअल असल्ट करते हैं तो भी है, सेक्सुअल जेस्चर वगैरह करते हैं तो भी है, एक्चुअली पेनेट्रेशन करते तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और इसमें सेक्शन 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है तो ये बेलेबल ऑफेंस है। 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर आपको सेशन कोर्ट के लिए बेल मांगना है। सेशन कोर्ट व्हेन रिजेक्टेड दैट बेल देन यू कैन अप्रोच फॉर बेल टू हाई कोर्ट, एंड व्हेन हाई कोर्ट रिजेक्टेड देन यू कैन अप्रोच टू बेल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। And when if accused gets the bail from high court or session court, and if a victim wants to cancel that bail, vice versa, they also can come upper court to cancel that bail। And after conviction also ये जो चीजें हैं ये चीजें होती हैं। हाँ, इसमें खास बात एक बतानी है मुझे, आफ्टर कन्विक्शन भी आप सेम हायरार्की से सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं। लेकिन एक खास बात बतानी है, इसमें अगर फॉल्स कंप्लेंट कोई करता है, इफ एनीबडी इज डूइंग द फॉल्स कंप्लेंट, किसी को फंसाने के चक्कर में, तो उसको भी सजा का प्रावधान 3 साल तक है। सो फॉल्स कंप्लेंट भी नहीं आनी चाहिए और जेन्युइन लोगों को प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा सिस्टमैटिक कानून 2012 में हमारे देश में बना है और वो 14 नवंबर 2012 को नोटिफाइड हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। अभी हम इसके जजमेंट देखते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। अभी हम जजमेंट के ऊपर जाते हैं। मैं आपको 2 जजमेंट बताऊंगा दोस्तों आज। दोनों जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है,
बहुत जजमेंट है इसके ऊपर। मेरा 21 इसका जजमेंट का किताब है पॉस्को के ऊपर ऑलरेडी, वो उसमें कन्विक्शन वगैरह ये भी दिए हैं। और एक अंडर पब्लिकेशन है, वो कुछ दिन के बाद पब्लिश होगा, वो बेल मैटर के ऊपर है, पॉक्सो के। तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह दुनिया के किसी भी कोने से भी परचेस कर सकते हैं डॉलर में। और भारत से परचेस करना है तो इंडियन रुपीज में आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हमारा जो नोशन प्रेस है वहां से आप ऑन के वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। चलो दोस्त, दिस इज अ judgment which I want to give some ideas regarding that judgment. This judgment was decided on, this case was decided on 22nd April 2019. Kumar Gimri versus State of Sikkim. Honorable judges जो है अशोक भूषण and KM जोसेफ सर। अशोक भूषण जी अभी हमारे NCALT के चेयरपर्सन भी बने आफ्टर रिटायरमेंट। केस नोट, criminal alteration of sentence, section 5, 6, 9, 10 of the Protection of the Children from Sexual Offences Act 2012, section 341 of Indian Penal Code 1860 and section 386B3 and 401 of Criminal Procedure Code 1973. Complaint was made to the police that accused appellant, यहाँ पे वो appellant है लेकिन जो एक्यूज है, यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में आया वो अपेलेंट है, लेकिन वो ओरिजिनल केस में क्या है, एक्यूज है, हैज अटेम्प्टेड टू सेक्सुअल असल्ट हिज 7 years old daughters। 7 साल की बच्ची के साथ उसने सेक्सुअल असल्ट किया है। एफआईआर वाज रजिस्टर्ड एंड मैटर वाज टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन। Special judge, after considering entire evidence, convicted appellant under section 9/10 of the POSCO Act 2012 as well as section 341 of the code. On appeal before the High Court dismissed the appeal and altered conviction. High Court में जब ये अपील गया, इसको सजा हुई 7 years की। ये हाईकोर्ट में गया, जो भी सजा हुई, अभी 7 या 5 है वो बाद में देखते हैं, जो भी सजा हुई उसके अगेंस्ट जो हाईकोर्ट में गया, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट हैज इनहांस्ड हिज पनिशमेंट, उसका पनिशमेंट ही बढ़ा दिया। ऐसा करते हैं, कौन से पावर पे करते, यही डिस्कशन है इसमें। हैज एनहेंस्ड पनिशमेंट टू द रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years। हाईकोर्ट ने इसको 10 साल के करके दिया। हेंस प्रेजेंट अपील whether the impugned judgment of conviction and sentence awarded to appellant warrant any interference। इसमें हमने इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आया है। फैक्ट्स में लगभग वही है, मैं वो अवॉइड करता हूं। और जो जजमेंट का जो एक जजेस का जो एक मेन हाइलाइट्स है, जिसको हम केस नोट बोलते हैं, वो आपको बताता हूं। Held while partly allowed the appeal, partly allowed हुआ है अपील। ये partly कैसा allowed हुआ है देखते हैं अभी। The High Court can also exercise its power under section 401 of the Code of the Criminal Procedure in an appropriate case। Section 401 of the Code of Criminal Procedure provide for the power of revision to the High Court। The High Court could have very well exercised power under section 401 of the Code of Criminal Procedure, read with section 386B3 of Criminal Procedure Code, could have enhanced the sentence, but the said course is permissible only after giving notice of enhancement। हाई कोर्ट अगर एनहांसमेंट के नोटिस देकर फिर सामने वाले का हियरिंग करके अगर अनाउंसमेंट करता है, दैट इज एप्रोप्रिएट प्रोसेस। और यहाँ पे वो प्रोसेस हाईकोर्ट ने एनहांसमेंट करते समय, ओके, वो प्रोसेस कंप्लीट की है क्या नहीं है, वो उन्होंने देखा है।
यहाँ पे क्लियर कट लाइन है, हाई कोर्ट could have enhanced the sentence, but the said course is permissible only after giving notice of announcement. Second, point 2, the judgment of the High Court in so far as it enhanced the sentence from the 7 years to 10 years. यानी कि ओरिजिनल सेंटेंस उसको 7 years मिला था, अभी 10 years में हाई कोर्ट ने क्या किया है, उसको एनहांस किया है. Was not in accordance with the procedure prescribed. प्रोसीजर के अनुसार. ये लूप होल्स पकड़ने पड़ते हैं, याद रखना. ये लूप होल्स अगर प्रॉपरली एज अ लॉयर पकड़ लेते हैं ना, तो आप आपके क्लाइंट को जस्टिफाई करते हैं. माफ करना, कोई कॉमन सिटीजन अगर मेरा ये वीडियो देखता होगा तो उसको लगेगा कि मैं एक्यूज को बचाने का सलाह वकील को दे रहा हूं. नहीं, वो बचाना या उसको सजा देना ये जज का काम है, लेकिन वकील का काम है जो केस आए वो केस को प्रॉपर ढंग से जज के सामने रखना और जस्टिस देने में जज को हेल्प करना. इसलिए कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कितना भी सीरियस गुनहगार हो, इवन दो टेररिस्ट इज देयर एंड व्हेन ही अप्रोच टू एनी लॉयर, दैट लॉयर इज बाउंड टू दैट केस, टेक दैट केस. उन्होंने लेना ही चाहिए. ये कानून भी हमारा एडवोकेट एक्ट बोलता है, हमारे जो प्रोफेशनल इथिक्स है ये भी बोलते हैं, हमने वो केस लेना चाहिए. वेदर ही इज रियली गिल्टी और नॉट, कोर्ट विल डिसाइड दैट. लेकिन हर एक गुनहगार को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के कारण हम कसाब को भी उसका पक्ष रखने के लिए हमने वकील प्रोवाइड करने के बाद कसाब को पक्ष रखते आया, फिर कसाब को सजा हुई है. पाकिस्तानी टेररिस्ट को भी अगर हमारे देश में इतनी न्याय व्यवस्था मजबूत न्याय देती है प्रॉपरली और प्रॉपर तरीके से ट्रायल करके ही जब सजा देती है, तो इसलिए. लेकिन कहीं भी प्रोसीजर में अगर गड़बड़ कर देते हैं ना, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सिस्टम है. आप प्रोसीजर के लिए वहां पे आप वो हाईलाइट कर सकते हैं. और इसका फायदा इसको यहाँ पे एक्यूज को मिला है. जो 10 साल का सजा है ना, वो कम हुआ है. उसका कितना हुआ है वो बताता है, आगे देखते हैं. द विक्टिम हरसेल्फ appeared. She was throughoutly cross-examined by the accused. ये appeared वगैरह कहाँ होता है? ट्रायल कोर्ट में होता है. सुप्रीम कोर्ट में कोई appear नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट में कोई क्लाइंट को आगे बोलने का चांस ही नहीं रहता है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेनली वकील लोग ही क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं. सो ये जो पैसेज इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये ट्रायल कोर्ट का में जो हुआ है वो दिया है. द विक्टिम हरसेल्फ अपीयर्ड. She was throughoutly cross-examined by the accused. The evidence of victim has proved the charge leveled against the accused, which evidence was corroborated by evidence of the prosecution witness who have also students studying in the same school and returning from the school at the time when victim was returning from the school. The medical evidence also fully corroborated the charge on the appellant. The High Court has rightly affirmed the finding of the conviction of the appellant. High Court ने जो appellant का conviction है, जो भी उसके ऊपर जो चार्ज है, सब प्रूव हुए हैं. उसने वो गड़बड़ किया है, एवरीथिंग इज प्रूव. ये क्लियर कट जज ने भी यहाँ पे बोला. The High Court has rightly, ये हो गया. There was no ground to interfere with the finding of the conviction. Conviction के finding के ऊपर हम interfere नहीं कर रहे हैं, जज बोल रहा है. And in fact, the appellant had not very seriously challenged the conviction of the appellant. ये खास लाइन अपीलेट लॉयर ने ख्याल में रखनी चाहिए. देखिए बहुत अच्छी लाइन है. Appellant has not very seriously challenged the conviction of the appellant. यानी कि हाई कोर्ट में आते समय भी और सुप्रीम कोर्ट में आते समय भी जो कन्विक्शन उसको हुआ है, उसके ऊपर सीरियसली उन्हें चैलेंज ही नहीं किया. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा appellant का जो बाजू सामने रखना है कोर्ट के सामने, वहां पे वो सीरियस नहीं है. ओके, टू चैलेंज हिज कन्विक्शन, ये जज का बोलना है. इसलिए कभी कभी हमारे खिलाफ का भी केस रहता है ना, तो वो भी वो खिलाफ क्यों गया. सपोज वी आर टेकिंग वन बेल मैटर और एक कन्विक्टेड मैटर टू गेट एक्विटल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. ओके, लेकिन हम हमारे फेवर के डिसीजन तो देखते हैं, नो डाउट, वो तो देखने ही चाहिए. लेकिन हमारे
फेवर के डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन में भी अगर हम पढ़ते हैं ना कि क्यों वो खिलाफ गया है डिसीजन, तो उसमें क्या गड़बड़ हुई है। तो कभी कभी जज ऐसा मेंशन भी कर देते हैं कि उसका कन्विक्शन सीरियसली चैलेंज नहीं किया गया है। सो आगे आगे जाते हैं। His submission was that he could have been awarded only sentence of 5 years under section 10 of the act. The special judge, after considering the factors, imposed the sentence of 7 years. उसका बोलना था कि मुझे 5 साल की सजा होनी चाहिए एज पर द सेक्शन 10 ऑफ एक्ट, लेकिन स्पेशल जज ने उसको 7 years का सजा दिया। द स्पेशल जज हैड नोटेड दैट the offense committed against the minor girl child could not be viewed lightly. Fully endorsed the view of the special judge, and considering the serious nature of the offense, the conviction of 7 years rigorous imprisonment need no interference in this appeal. Thus, we reject the submission of the appellant that the sentence awarded out to be reduced to 5 years. तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल का जो सजा है वो 7 साल का ही रहेगा, वो 5 साल में नहीं होता है। लेकिन बीच में हाईकोर्ट ने जो 10 साल उसको बढ़ा दिया है, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर उन्होंने सेट असाइड कर दिया है, बिकॉज हाईकोर्ट हैज नॉट फॉलोड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर टू गिव द नोटिस ऑफ एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का नोटिस नहीं दिया है एज पर दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये लूपहोल्स के कारण यहाँ पे उसको पार्टली थोड़ा सा जस्टिस मिला है। जो 10 साल जाने वाला था अभी वो 7 साल ही रहेगा। तो ये है। बाकी एज यूजुअल हम थोड़ा जजमेंट में भी एक नजर मारते हैं एज यूजुअल रेगुलर हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में कभी कभी हम जजमेंट देखना नीचे का भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी नीचे बहुत अच्छे अच्छे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे देखो 370 386 का जो है वो सेक्शन भी यहाँ पे थोड़ा एलिब्रेट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जजमेंट मैं आपके ऑफिशियल ग्रुप पे जब वीडियो की लिंक डालूंगा तभी जजमेंट भी डाल दूंगा, आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं। नानी पालिका वाला वेडनेसडे लॉ क्लब 1 ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है। अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका वीडियो लिंक और ये जजमेंट आपको नहीं मिलेंगे। बाकी क्लब के ऊपर, बाकी ग्रुप के ऊपर हम खाली मीटिंग का ये डालते हैं, बार बार वो ग्रुप को परेशान करना अच्छी चीज नहीं है। इसका एक ऑफिशियल ग्रुप है जो एडमिन कंट्रोल ग्रुप है, और एडमिन कंट्रोल ग्रुप के होने के कारण यहाँ पे खाली एडमिन ही पोस्ट डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रक्षाबंधन, ये वो पोस्ट यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे इसको इसलिए आपको खाली ये पोस्ट रिलेटेड पोस्ट मिलते रहेंगे, इसलिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देन यू विल गेट दैट लिंक एंड यहाँ पे सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी एक केस यहाँ पे रेफर किया गया है। साहिब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी केस रेफर किया गया है। अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग केसेस रेफर किए जाते हैं। इसको बहुत स्टडी करना पड़ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट का, फिर सबका स्टडी करते 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 सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाता है। लास्ट का पैराग्राफ पढ़ता हूं एक बार। In the result, the appeal is partly allowed. The direction of the High Court in the paragraph 25 of the judgment is so far as it has enhanced the sentence from 7 years to 10 years. Rigorous imprisonment is set aside. The sentence awarded by the special judge, that is 7 years under POSCO Act 2012 and 1 month under Section 341 of Indian Penal Code, is maintained. The rest of judgment of the High Court is upon. यानी कि हाई कोर्ट का बाकी पार्ट अपर में, और खाली उतना जो पार्ट है एनहांसमेंट का, वो पार्ट ही क्या किया है, उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो ऐसा क्लियर कट इनमें स्टेटमेंट दिया। चलो दोस्तों, अभी हम सेकंड जजमेंट देखते हैं। हमारे पास अभी 20 मिनट का टाइम है इसके लिए। ये सेकंड जजमेंट तो बहुत मजेदार है दोस्तों। इसमें 2 जज बेंच है, और 2 जज बेंच का दोनों जज का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों जज का फाइंडिंग अलग अलग है। ऐसे केस में होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत रेयरली होता है। जनरली दोनों जज मिलके डिस्कस करके ही जजमेंट देते हैं, और उसमें से कोई एक जज उसका राइटर रहता है, दोनों जज एक दूसरे की कंसल्ट से रहते हैं। ऐसा होता है जनरली, लेकिन ये केस में ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं, लेटेस्ट डिसाइडेड केस है इन 2022, 21 मार्च 2022। ये है
गंगाधर नारायण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके जजेस अभी हमारे सिटिंग जजेस हैं, इंदिरा बनर्जी मैडम एंड जस्टिस जे के माहेश्वरी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बहुत लर्नेड, बहुत क्वालिफाइड, इसलिए मेरे 40 से ज्यादा किताबें नॉलेज है। मेरा हर एक किताब डेडिकेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, करंट जजेस एंड 5 जजेस, सबको डेडिकेटेड, क्योंकि क्या जजमेंट लिखते हैं, कितना सोचते हैं, बेंच पे आते समय स्टडी करके आते हैं। जजेस लॉयर को बताते हैं, गो ऑन पेज नंबर दिस, गो ऑन पेज नंबर दिस वगैरह, बहुत स्टडी लोग रहते हैं। इसलिए इसका जजमेंट पढ़ना भी एक मनोरंजक पार्ट है, कुछ अच्छा होता है। जजमेंट पढ़ने की जितनी आदत आपको लगेगी दोस्तों, उतना एक एक्सेलेंट लॉयर बनने की प्रोसेस अपने आप ही शुरू होता है। टॉप के लॉयर तो हम जिंदगी में कभी बनेंगे नहीं, क्योंकि लॉ बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन लॉ के विद्यार्थी अच्छे बनने की हम कोशिश जरूर करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 58, 59 एंड सो 32 ईयर्स का मेरा प्रैक्टिस है लॉ का, लेकिन उसके बाद भी मैं एक अच्छा स्टूडेंट लॉयर लॉ का बनने की कोशिश कर रहा हूँ। केस नोट, क्रिमिनल क्वैशिंग, order of cognizance, section 1552, 227, 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, section 23 of the Protection of the Children from Sexual Offences Act 2012 POSCO, discharge sought offense under the section 23 of the POSCO being non-cognizable, contented police could not have been investigated offense without obtaining ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एक खास पॉइंट है। सेक्शन 23 के अनुसार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ये जनरली नॉन वेलेबल रहते हैं, कुछ वेलेबल भी रहते हैं अराउंड 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट का अगर पनिशमेंट है तो, लेकिन 3 इयर्स की ज्यादा है तो नॉन वेलेबल रहता है। लेकिन कुछ कॉग्निजेबल non-cognizable contended police could not have been investigated offense without obtaining order of the magistrate। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने के बाद लेके ही इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना चाहिए एज पर सेक्शन ये है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया नहीं है, इसलिए ये पूरा मैटर ही क्वैश करने के लिए, पूरा मैटर रफा दफा करने के लिए ये हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट को स्पेशल पावर है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 482 में ये क्वेश्चन किया, और हाई कोर्ट अगर क्वेश्चन नहीं करता है तो फिर इसका अपील हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आता है, और हाई कोर्ट ने नहीं किया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया है। आगे बढ़ता हूं थोड़ा। हेंस द प्रेजेंट अपील। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेदर हाई कोर्ट एड का मतलब मिस्टेक किया है, वेदर हाई कोर्ट एड टू होल्ड दैट नॉन ऑब्स्टेंट provision of section 19 of POSCO overrules the provision of the Code of Criminal Procedure including section 155 thereof। क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन है वो सेक्शन में परमिशन की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की अलग से, लेकिन पॉस्को के सेक्शन में वो प्रोविजन है। फिर पॉस्को एक्ट का प्रोविजन ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन को ओवररूल करता है क्या, ये फाइंडिंग यहां पे। फैक्ट्स में जाने दो, हेल्ड देखते हैं डायरेक्ट। हेल्ड सेज, मैंने पहले ही बताया कि दोनों जज का जजमेंट अलग अलग है। एक जजमेंट हाईकोर्ट के फेवर में है, एक जजमेंट हाईकोर्ट के फेवर में नहीं है, इसलिए इसका जजमेंट के आगे क्या हुआ वो हम जजमेंट में देखते हैं। हेंस since the bench was not able to agree, the registry directed to place the matter before the Honorable Chief Justice of India for assignment before an appropriate bench। वो ये इसका मीनिंग मैं लेन में समझाऊंगा, पहले जजमेंट देखता है। इंदिरा बनर्जी जस्टिस, ऑनरेबल जज ने क्या, जस्टिस ने क्या दिया, जजमेंट देखते हैं। Section 5 of the Code of Criminal Procedure categorically states that nothing in the Code of Criminal Procedure shall, in the absence of the specific provision to the contrary, affect the special law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of the procedure prescribed by any other law for the time being in force।
POSCO is a special law for protection of the children against sexual abuse. It is well settled that legislative intent is to be construed from the words used in the statute as per their plain meaning. Has had legislature intended that the Code of Criminal Procedure should apply to the investigation of the offense under Section 23 of POSCO would specifically have provided so. The expression investigation would add as in the Section 4, 1 or 2 of the Code of Criminal Procedure have expressly been incorporated in Section 31 or Section 33, 9 or elsewhere in POSCO. Argument that Section 19 of the POSCO does not include offense under Section 23 of POSCO is unsustainable in law and not supported by any cogent reason. The appellant would have to defend the proceeding initiated against him under Section 23 of POSCO on merit. No infirmity with the impugned judgment and order of the High Court which called for intervention by this court, the appeal is accordingly dismissed. इन्होंने अपील इनके हिसाब से डिसमिस कर दिया, यानी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है क्वेश्चन ना करने का, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर कायम रहा एज पर दी जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। अभी दूसरी जो जज साहब हमारे JK माहेश्वरी जी, उनका डिसेंडिंग ओपिनियन है। इनका जो ओपिनियन है इसको वो एसेंड नहीं करता है, तो डिसेंडिंग ओपिनियन है। The offense under Section 23 is non-cognizable and Section 19 or other provision of POSCO Act do not confer power for investigation except to specify the manner of reporting the offense. However, and as concluded, as per the Section 2 of the Section 4 of the applying Section 5, 7 clause of the Code of Criminal Procedure, in absence of having any provision in special enactment, the Code of Criminal Procedure would apply. अगर प्रोसेस वहां पे क्लियर कट दिया नहीं है कि दिस सेक्शन ओवररूल्ड दैट लॉ, ऐसा अगर स्पेसिफिक दिया नहीं है तो इनका बोलना है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वुड अप्लाई. On the pursuant thereto, it is clear that the trial flows cognizance and cognizance is prescribed by investigation, which is the basic scheme for the court to cognizable cases. It is observed that it does not necessarily follow that an invalid investigation nullifies the cognizance or trial based thereon. Then the court proceeded to decide the breach of mandatory provision regulating the competence or procedure of the court as regard cognizance or trial. To investigate such an offense, the order as mandated under Section 1552 of the Code of Criminal Procedure is necessarily prior to investigating the offense. It is made clear that as per the Section 1552 for non-cognizable offenses, the order is required to be taken from the magistrate, but in the light of Section 2, Clause 1 and 28 of POSCO Act, the special court are required to be designated to deal with the offenses under POSCO Act, and they have been authorized under Section 33, confirming the power to such special court to take cognizance. Therefore, the word used in Section 155 to be read as the special court in place of magistrate, which may take cognizance or any offense under POSCO Act. Therefore, the procedure of the Section 1552 is required to be followed in the offense of POSCO Act under Section 23, which is non-cognizable, and the special court is required to look into the procedure followed in the investigation. इनका बोलना है कि वहां पे जो
शब्द है कि मैजिस्ट्रेट शुड टेक द कॉग्निजेंस, तो वहां पे स्पेशल कोड एक शब्द चाहिए था। अगर स्पेशल कोड नहीं है, शब्द मैजिस्ट्रेट है, देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। और अगर ये शब्द है तो फिर ये स्पेशल कोड जो है, हाउ टू टेक दैट कॉग्निजेंस प्रॉपरली। सो हियर जस्टिस माहेश्वरी वांट टू से दैट अपील अलाउड, उन्होंने अपील अलाउड किया है, यानी कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या किया है, रद्द किया है। ऑर्डर impugn taking cognizance and consequential orders passed by the trial court which is affirmed by the high court are hereby set aside। तो दोनों ऑर्डर एक दूसरे के कॉन्ट्रा गए हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। इंदिरा बनर्जी का ये डिटेल जजमेंट है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत है, देखो सेक्शन 23 पॉस्को एक्ट प्रोवाइड्स, ये जजमेंट पढ़ते समय हमको वापस वो किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नीचे का पार्ट पढ़ते हैं तो जो सेक्शन ऊपर डिस्कस किया है वो सेक्शन का डिटेल यहाँ पे कभी कभी मिल भी जाता है हमको, इसलिए क्या है। लेकिन ऑलवेज इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द हैंडी बुक विद यू। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये सब हम देख सकते हैं, या आप मोनोपात्रा या कोई भी सर्च इंजिन है SCC, इसके ऊपर भी ये बुक्स मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। खाली लेटेस्ट अपडेटेड आपके पास वर्जन चाहिए। मेरे पास जो अभी वर्जन चाहिए ये 8 अगस्त 2022 का अपडेटेड वर्जन है, जो लॉ का वर्जन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लॉ बताया था। ये देखिए नीचे सेक्शन 4 हो गए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है, इसमें कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये भी दिया है। यहाँ पे जो लॉयर ने डिस्कस किया, वो डिस्कस के कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। कामत मिस्टर कामत आर्ग्यूड दैट, मिस्टर कामत आर्ग्यूड दैट, ये सब दिए हैं। तो दोनों लॉयर ने कैसा कैसा आर्ग्यू किया ये दिया है। ये से देखो 23 पेजेस है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल फास्ट कर रहा हूँ। अलग अलग केसेस कैसे मेंशन किए गए हैं इसमें, ये भी दिया है। हाँ, मिस्टर पांदी सबमिटेड दैट, दूसरे जो लॉयर है उन्होंने क्या सबमिट किया है, फिर उसके रिप्लाई में कामत ने क्या सबमिट किया है, सबमिशन दिया है। ऑल इज गिवन। सेक्शन 19 ऑफ पॉस्को, 19 पॉस्को में क्या दिया है, सब दिया है इसमें। एक जजमेंट कितना नॉलेज देता है, लॉ का किताबी थ्योरी होता है और जजमेंट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। व्हेन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम्स टुगेदर, दैट टाइम वन कैन क्रिएट अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ। रेगुलर प्रैक्टिस में कभी कभी हमें पूरा जजमेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं, खाली केस नोट वगैरह पढ़ के उतना इंपॉर्टेंट पैरा करके हम हमारा काम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी हमने देखनी चाहिए, इसलिए कोई भी जजमेंट आप पढ़ेंगे केस नोट पढ़ो करो, लेकिन एक बार खाली 5-10 मिनट निकाल के स्क्रॉल करो, बड़े बड़े जजमेंट भी स्क्रॉल करो। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का 1024 पेज का जजमेंट है, वो भी स्क्रॉल करो तो पता चलेगा ना कैसा होता है। और केशवानंद भारती का जो जितने जजेस हैं वो सब जजेस का जजमेंट है, उसमें डिसेंडिंग असेंडिंग वो सब देखना है। और उसमें फिर नानी पालकेवाला ने आर्गुमेंट करते समय क्या बताया वगैरह वगैरह है। अब ये ऑर्डर देखिए क्या है। इंदिरा बैनर्जी एंड के माहेश्वरी, ऑनरेबल मिसेस जस्टिस इंदिरा बैनर्जी pronounced her judgment dismissing the appeal in terms of the signed reportable judgment. Honorable Mr. Justice J.K. Maheshwari ji pronounced separate judgment dissenting with the view expressed by the Honorable Mrs. Justice Indira Banerjee and allowed the appeal. Okay, तो दोनों का अलग अलग आ गया। इन्होंने अलाउड अपील अलाउड किया है और वो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको सेट असाइड कर दिया, और इन्होंने हाईकोर्ट का जजमेंट क्लियर कर दिया, यानी कि वही एक्सेप्ट किया है। सिंस द बेंच हैज नॉट एबल टू एग्री, द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू फोर्थविथ प्लेस द मैटर बिफोर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर असाइनमेंट बिफोर एन एप्रोप्रिएट बेंच। अभी ये अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा, हायर बेंच के सामने जाएगा। अब ये 2 जज का बेंच है तो इसका हायर बेंच कभी 3 जज का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है तो फिर 5 जज का बेंच बैठता है, कभी 7 जज का बैठता है, कभी 9 जज का बैठता है, कभी 11 जज का बैठता है, कभी 13 जज का, आज तक हाईएस्ट 13 जज का बेंच बैठे हुए हैं।
तो ऐसे बेंचेस के अलग अलग जजमेंट होते रहते हैं दोस्तों। और रानी पालिके वाला वेनेटी लॉ क्लब हम यही देखते रहेंगे, ये मनोरंजन का हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये आपका कुछ इनपुट देने का हमारा कोशिश है और अच्छा लॉ का स्टूडेंट बनने का कोशिश है। इसलिए थोड़ा बोर होता है तो भी ये देखते रहो, करते रहो। इसको बाद में जब रिलेवेंट रहेगा तब वो वीडियो भी आप डाउनलोड कर लो, उसको देखो। ये जो हम शेयर करेंगे इसमें आपके ऑफिशियल ग्रुप पे, तो उस समय पे देखना। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ ले हैं। हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट सेशन। अभी हम एवार जो है, एवार एग्जामिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट की रहती है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज का फाइलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री का काम है, ये एवार ही करता है। इसलिए एवार का एग्जामिनेशन वहां पे होता है और एग्जामिनेशन एवार का होने के बाद उसमें अगर एग्रीगेट 60% के आगे मार्क्स आते हैं तो ही पास होता है। मिनिमम 50% चाहिए। 4 सब्जेक्ट रहते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर है, प्रैक्टिस प्रोसीजर, एक ड्राफ्टिंग का रहता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी टाइप के ड्राफ्ट उसमें आपको करने पड़ते हैं। एक रहता है प्रोफेशनल एथिक्स का और एक रहता है लीडिंग केसेस का। लीडिंग केसेस 64 केसेस हो गई है लीडिंग केसेस। और ये सब बहुत हार्ड एग्जाम रहता है। और चेक करने वाले जो लोग रहते हैं, यानी कि जिसको हम चेक करने वाले प्रोफेसर बोल सकते हैं, वो प्रोफेसर नहीं रहते, वो सीनियर लॉयर रहता है। इसलिए वो लीगल एक्यूरेंसी ये वो सब देखते हैं और बहुत कम रिजल्ट इसका लगता है। ये रिजल्ट में से भी ये लोग कैसे फटाक से अच्छे मार्क्स लेते हैं, निकलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एवार बन के बहुत अच्छा काम करते हैं, ये देखने जैसा है दोस्तों। और जो एवार नहीं रहते हैं वो आर्गुइंग काउंसिल है। एज पर, एक याद रखना, एज पर एडवोकेट एक्ट you have right to appear in any court, any tribunal in the Indian territory, okay, including Jammu and Kashmir also, in any court including Supreme Court of India आप आर्ग्यू कर सकते हैं। खाली सुप्रीम कोर्ट का एवार का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्ग्यू करने के लिए नहीं। आर्ग्यू करने के लिए कोई भी भारत का लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है वो रजिस्ट्री की जो फाइलिंग प्रोसीजर वगैरह जो है ये सभी हाई कोर्ट से अलग होती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ के ही अगर फाइलिंग प्रोसीजर देखने वाले अगर लोग हैं तो इसलिए वो एवार का प्रोसीजर है। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फ्रेम देयर रूल्स। हाईकोर्ट को भी रूल्स फ्रेम करने के पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के अनुसार अपने रूल्स फ्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एवार का एग्जाम रहता है। इसके लिए मिनिमम 4 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। 1 साल का एवार का आपने एवार के अंडर अपने काम करना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट दो, फिर ये एग्जाम दे सकते हैं। और 4 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। और लेकिन आपका एग्रीगेट नहीं आता है 60%, तो उसमें कुछ ऑप्शन है, लेकिन काफी बार वो चारों के चारों सब्जेक्ट आपको वापस देखने पड़ते हैं। इसके ऊपर मेरा डिटेल एक वेबिनार है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर रूल्स, वो 2 घंटे का वेबिनार है, वो जरूर देख लीजिए। कभी वक्त मिला तो मैं ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग एपिसोड भी बनाने की कोशिश करूंगा। और ये जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे, जो एवार एग्जाम छोटे हैं, यंग है, डायनेमिक है, उनकी आज हम बात सुनते हैं। अभी हमारे पास आज 2 हैं। एक है सोमेंदु मुखर्जी, इनको एक्सेलेंट मार्क्स मिले हैं। और दूसरे निशांत वर्मा जो है वो है। अभी मैं सोमेंदु जी की माइक मैं आपको ये करता हूँ, अनम्यूट के लिए करता हूँ। अभी खाली म्यूट नहीं करना, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप माइक। जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। निशांत, एडवोकेट निशांत, मैं आपका भी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। या हाँ निशांत जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। Yes, sir. हाँ, so everybody can see both of you. सोमेंदु मुखर्जी एंड निशांत वर्मा, ये देखो दोनों कितने यंग है और कितने डायनेमिक है और कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं इन्होंने। एक भी सब्जेक्ट में एक्चुअली 50 के आगे पासिंग है, एग्रीगेट 60% चाहिए, लेकिन दोनों को एक भी सब्जेक्ट में 55, 58 ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट में 60 के आगे ही मार्क्स है।
तो एग्रीगेट का वगैरह फायदा नहीं, पूरा मेरिट के ऊपर 100% वो किया। इनको किसी को एक को 55 भी मिलता और एक को 65 मिल जाता तो भी एग्रीगेट 60% निकलता है, एओआर क्लियर हो जाता है इनका। लेकिन इन्होंने निश्चय किया था, शायद ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट में 60 के आगे ही लेना है। तो चलो मैं अभी सौमेंदु मुखर्जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सौमेंदु आप बताइए कि आपका जो एक स्ट्रेटेजी जो था अलग अलग सब्जेक्ट का स्टडी का, वो एग्जैक्टली क्या था, आपने क्या किया था और कितने महीने इसके लिए मेहनत किया है और कितना महीना इसके लिए मेहनत का रीजनेबल है, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शक को बताइए। पूरे भारत के दर्शक हैं और ये जब यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत अच्छे आगे चल के व्यूज मिलते हैं और ये मार्गदर्शक रहेगा आने वाले एओआर के एग्जामिनेशंस के लिए। So in whatever in comfortable language you can explain in Hindi, English, no issue of that language. So Somendu, now charge with you to explain these things. जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को और आपके दर्शकों को। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके सबमिट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है और आपने आज हमें मौका दिया सबके सामने आने का और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो वी आर सीरियसली ग्रेटफुल टू यू एंड योर चैनल एंड योर ऑडियंस सर। थैंक यू सर। टू स्टार्ट विथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, हम लोग जब सुनते हैं, हम लोगों ने जब सबसे पहले प्रोफेशन हमने ज्वाइन किया था, हम तब से सुनते आ रहे हैं कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 5 साल बाद एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है। तो बड़ा डॉन्टिंग और इंटिमिडेटिंग सा लगता है उस टाइम पे जब हम लोग जस्ट फ्रेश आते हैं एज लॉ ग्रेजुएट्स। तो तब से 5 साल का वेट करना, 5 साल बाद आप एलिजिबल होंगे। तो पहले जब आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको एक कमेंसमेंट लेटर देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आपकी होती है बिफोर विद एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विद 10 years स्टैंडिंग। तो उसके बाद 1 साल बाद यू सबमिट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम। अब हमारे केस में सर, हमारे बैच के साथ ये दिलचस्प बात रही कि वी वर कॉट विद द कोविड पैंडेमिक एट दैट टाइम। So even though we were eligible to write the exam almost 2 years back, but we had to wait and we had to be patient. So I think that was the first unique and the most unprecedented thing that happened with our batch. कि हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर तैयारी शुरू भी करें तो कैसे करें और करें या ना करें, because we had no information, no news about कि exam, usually exam से जून में होता है और last all these years traditionally the exam has happened in June. तो जब हम एडवाइस भी लेंगे लोगों से who have cleared the exam और जिन्होंने किया है, who have been successful in the previous batches, तो वो लोग हमेशा कहेंगे कि नहीं, आपका समर वेकेशन शुरू हो जाता है मई महीने में, तो आप मई में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जून में एग्जाम दे दीजिए और आपका क्लियर हो जाएगा। बट फॉर अस वी हैड टू वो थोड़ा सा अलग करना पड़ा हमें, बिकॉज पहली बात तो हमें कोई जानकारी थी नहीं, वी हैड नो इन्फॉर्मेशन कि कब एग्जाम होगा। बट एनीवे सर, टू स्टार्ट विद, इनिशियली जब कोई भी एओआर का एग्जाम शुरू करे, तैयारी प्रिपरेशन जब शुरू करे, ये एक बार अपने जो क्लोज सर्कल ऑफ एसोसिएट्स हैं या कलीग्स हैं उनसे जरूर बात करना चाहिए, उनसे जानना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या था और उन्होंने कैसे पढ़ाई की। तो हमने भी वही किया था। तो सब लोगों ने ये कहा कि 4 पेपर होते हैं, आप चारों पेपर को अलग अलग, हर एक पेपर का एक अलग स्टाइल होता है प्रिपरेशन का। पहला जो प्रैक्टिस प्रोसीजर होता है, जो आपके पिछले हफ्ते के वीक में भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उन्होंने भी बताया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर सबसे स्कोरिंग माना जाता है। और हमको भी यही बात कही गई कि प्रैक्टिस प्रोसीजर इज लाइक मैथमेटिक्स, कि अगर आप सही चीज लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिस प्रोसीजर के लिए सर सुप्रीम कोर्ट रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेयर एक्ट जो आता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, बिकॉज काफी लोग होते हैं कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं की होती है। So for them as well as those who are not very regular but are in touch with Supreme Court, they will be aware of all the procedures. But it's not to mean that जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते कि वो भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा मिथ कुछ नहीं है। तो even a person who does not practice in Supreme Court regularly can also attempt and be successful in the AOR examination. तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसका मायने है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स का बैरक पड़े। तो आपके जो पावर्स ऑफ द जजेस, एओआर के पावर्स क्या होते हैं,
किस तरह के पिटिशन में किस तरह की फाइलिंग की क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने कॉपीज आते हैं, अपील कैसे फाइल होती है, एसएलपी कैसे फाइल होते हैं, रिट पिटिशंस क्या होते हैं। तो पूरा एक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट वर्क एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। और सेकेंडली फॉर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एग्जामिनेशन यू हैव अ हैंडबुक, एक टेक्स्ट बुक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में। तो वो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आई विल जस्ट रिकलेक्ट द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक, we can share that with the audience. So for the practice and procedure examination, these two are very important. For the drafting paper, I would say we should all wait कि जब जो लेक्चर्स लिए जाते हैं, लेक्चर्स एज इन जो पेपर सेट करते हैं, ये भी एक ट्रेडिशन है AOR एग्जाम का कि जो पेपर सेट करते हैं वो ही एग्जामिनर्स आके आपको लेक्चर्स देते हैं जस्ट अबाउट 20 days बिफोर द एग्जामिनेशन, so that you get an idea ki what the examiner is actually expecting from the person who's attempting to write the exam. तो उनका एक frame of mind जानना बहुत ही जरूरी है कि how are you expected to answer the paper. तो for the drafting paper again, जिन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट में, दे विल बी अवेयर ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स की एसएलपी कैसे, हम कहाँ क्या ग्राउंड्स आते हैं, क्या प्लेयर क्लॉज आता है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड सबसे क्रिटिकल बात यह है कि हम लोग सब टाइपिंग के यूज टू है, वी आर ऑल यूज टू टाइपिंग आवर ड्राफ्ट्स, टाइपिंग आवर एसएलपीज एंड टाइपिंग आवर रिट पिटिशंस। तो जो सबसे चैलेंजिंग बात ये आती है कि यूजुअली क्या होता है, अब किसी को आप एसएलपी ड्राफ्ट करने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि चलिए आप अगले दिन सुबह आप मुझे एसएलपी का ड्राफ्ट दीजिए। तो स्टिल यू विल गेट 12 hours टू वर्क ऑन वन ड्राफ्ट, दैट टू ऑन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। बट AOR एग्जाम में ये बात रहती है कि आपको चार ड्राफ्ट या 5 ड्राफ्ट आपको अटेम्प्ट करने। लैपटॉप तो आपके पास होता भी नहीं है, आपको सारा हैंड राइट करना पड़ता है। सो यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मेट, यू हैव टू रिमेम्बर किस फॉर्मेट में क्या किस तरह का सीक्वेंस रहेगा, कि कैसे आपका ओपनिंग पैरा रहेगा, क्या ग्राउंड्स आएंगे और क्या प्रेयर क्लॉज आएगा। सो 4 से 5 पिटिशंस आपको हैंड राइट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और इसलिए सर बहुत जरूरी होता है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो अगर आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू अटेम्प्ट द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इज टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि हमें किसी को भी राइटिंग की आदत सबने छोड़ दी है। कॉलेज में हम लोग जब करते थे 5-6 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, तो राइटिंग को किसी की आदत अभी है नहीं, रह नहीं गई है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड ऑल स्टार्ट राइटिंग। एक आप रजिस्टर लीजिए, सिंगल रूल जो रजिस्टर होता है, आप एक पेन लीजिए अच्छा, जो आपको फ्लो में हेल्प करे, बिकॉज चॉइस ऑफ अ पेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपका स्पीड कितना है एग्जाम में और आपकी हैंडराइटिंग कितनी लेजिबल है। कि एग्जामिनर अगर आपका हैंडराइटिंग ही नहीं पढ़ पाएगा तो आपको मार्क्स, आई थिंक अगर आपने अटेम्प्ट भी किया वो सारे क्वेश्चंस, मार्क्स आपको उतने नहीं मिलेंगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस सर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्पीड इज इंपॉर्टेंट। कि जब आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे क्वेश्चन, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे, आप एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप अपने टाइम में अपने आप को टाइम कीजिए। और राइटिंग बाय द क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक एग्जाम में अगर आपके फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने या 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो यू हैव टू टाइम योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हमको ये बात कही जाती थी, वी वर टोल्ड द सीक्रेट टू सक्सेस इज टू राइट ऑल योर आंसर्स, नेवर मिस अ क्वेश्चन। बिकॉज एक क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे, वहीं पे आपका -10 हो गया, और एक क्वेश्चन में आपको 0 लाके यू आर हार्मिंग योर ओन सेल्फ। तो टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड टू फिनिश द पेपर, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप पेपर खत्म करें। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से आप लिखने की कोशिश करें कि दूसरे जो क्वेश्चन है आपके 3-4 और जो क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी कम हो जाए। सो यू हैव टू बैलेंस आउट। ये आपका उस टाइम पे एट द मोमेंट ऑफ गिविंग द एग्जाम यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक अ कॉल कि मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम में दूं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन एथिक्स की जो सब बात है, एथिक्स अगेन जो एक सेट होता है ट्रेंड की क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एथिक्स पेपर में, तो वो देख के कि सर you can also attempt to write the ethics question। and leading cases में एक बार तो आपको जानना चाहिए कि किस टॉपिक के क्या क्या केसेस है। अगेन हमें देख के 70 केसेस देखना एक बार में, इट इज अगेन वेरी इंटिमिडेटिंग, बट यू हैव टू फाइंड अ वे
read, not even if you are not able to read the entire judgments, at least you should know as to what the judgment caters to and what the judgment is all about. क्योंकि जब एक क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको वो हेड नोट्स दिए जाते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनेशन कमिटी. सो अगर आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक के ऊपर क्या क्या जजमेंट है तो आप इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड एक और मैं आपको बात करना चाहता हूँ, और सिर्फ सुनना और समझना कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, ऐसी बात नहीं है. प्रोबेबली इन आवर कंट्री दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जामिनेशन दैट वी हैव. I think we have heard about the New York bar exam, the UK bar exam. So it is, the preparation level is at par, and that is why when people come out on top and we write the advocate on record examination and we understand कि कोई successfully pass करके आया है, तो obviously उसको credit इसलिए दिया जाता है because the preparation is when you are actually practicing. A practicing advocate जो advocate on record का exam देगा, तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम निकालना आपके रेगुलर प्रैक्टिस से वो सबसे ज्यादा चैलेंज हो जाता है. और सर हर एक आदमी, हर एक कैंडिडेट का अपना एक टाइम मैनेजमेंट होता है, अपना एक स्टाइल होता है. कोई लोग 1 साल के लिए पढ़ते हैं, कोई लोग 1 महीने के लिए पढ़ते हैं, कोई लोग 1.5 साल 2 साल के लिए पढ़ते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन कैसी आपकी प्रैक्टिस है आपको टाइम निकालना पड़ेगा. जैसे हमने, जब हम कोर्ट जाते थे 10 बजे 9:30 तक हमारे पास टाइम होता है, तो आप सुबह उठ के थोड़ा बहुत आप टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए, और फिर अगर कोर्ट के बाद अगर आपके पास टाइम है, आई नो इट बिकम्स वेरी टायरिंग एंड वेरी हेक्टिक, बट अगर आपको वो गोल अचीव करना है टू बिकम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो आपको समय निकालना पड़ेगा. फॉर मी पर्सनली आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई would have prepared for about roughly 2 months or so, 60 days if I can put a time on it, because I was faced with a unique situation, sir. I also got married in the month of November. Oh. So this is something that I had never expected, that just immediately after getting married I would be expected to write such a challenging examination. But then I prepared accordingly. जब हमें पता चला that advocate on record exam दिसंबर महीने में होगा and not June, so we prepared ourselves accordingly. तो मैंने practice procedure सबसे थोड़ा बहुत पढ़ के रखा, जो टेक्स्ट बुक था उसको रीड किया, उसको टॉपिक्स लेके, सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो बेयर एक्ट था उसको काफी हद तक पढ़ लिया था, कवर कर लिया था. So at least till the marriage, which was in November, I had covered certain topics of practice and procedure and the leading cases. And then after November till December, I had about 20 to 25 days in hand. So उन 25 दिन में sir, I got a time to revise, to go through all the topics that I had already covered. And then lectures जो हमारे थे, that was in the first week of December. तो लेक्चर्स 20 डेज के पहले, एग्जाम के पहले लेक्चर्स हो जाते हैं. 4 लेक्चर्स होते हैं 4 दिन में. एंड जो एडवांटेज दैट वी हैड वाज इट वाज ऑल ऑनलाइन. तो ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी, एंड वी कुड ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू दोज लेक्चर्स once again. So that was one advantage that we had. And even during the morning of the exam, आप गाड़ी में जाते जाते भी अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो एक सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज हो जाते हैं. एटलीस्ट लीडिंग केसेस के लिए आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी. तो मैंने वो गाड़ी में जाते जाते वो लीडिंग केसेस का लेक्चर एक बार सुन लिया था, जिससे कि पूरा एक रिवीजन हो गया. तो आई थिंक एक शॉर्ट समरी मेरे तरफ से, आई थिंक बहुत बढ़िया, बहुत आपने सिस्टमैटिक इन वेरी प्रिसाइजली you have covered each and every subject's planning strategy to clear this examination, and you already covered that within 2 months also you are eligible to clear that. खाली मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि AOR बनने के बाद खाली आपको दिल्ली में ही रहना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा कैंपस है वहां से 16 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको रहना पड़ता है, या आपका ऑफिस चाहिए. इसलिए आप बॉम्बे में रहते हैं और फिर दिल्ली में प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा अगर सोचते हैं तो AOR मत बनिए. दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करने का उद्देश्य है, तो ही AOR के लिए कोशिश कीजिए. लेकिन एक एग्जाम देना है, इस एंगल से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं इनवाइट कर रहा हूँ निशांत वर्मा जी को. निशांत, एडवोकेट निशांत वर्मा इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल, ऑलवेज बहुत हेल्पफुल है. वो जो AOR का ग्रुप है, वो ग्रुप में
even though at the time of examination also he is giving the answers to different type of queries वगैरह। तो ऐसे ये हेल्पफुल नेचर के लोग बहुत आगे जाते हैं। और मैं सुमेंदु को भी, मुखर्जी को भी और निशांत वर्मा को भी, आज वो यंग है लेकिन आगे चल के मैं उसको सीनियर लॉयर के रूप में या जुडिशरी में या हायर बेंच में, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में मैं देखना चाहता हूं। और हो सके तो अगर मैं थोड़ा बूढ़ा भी रहूंगा उस समय बहुत, लेकिन अगर आपके सामने आपको लॉर्डशिप करने का मौका अगर मुझे मिलेगा तो ये मेरा भाग्य रहेगा। ये मेरी आपको दोनों को शुभकामना है। अभी मैं निशांत को यहाँ पे बुलाता हूँ। निशांत, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड अब भी बताइए और आपका जो स्ट्रेटेजी है ये तीनों चारों सब्जेक्ट का आपका, वो भी बताइए निशांत। Sir, I am from Bihar. Thank you, Shomandis. Thank you, sir, for inviting me on this discussion. थैंक यू Sir, I hail from Bihar. तो यस। मैं यहाँ पे 5-6 साल से रह रहा हूँ। हाँ हाँ तो 2015 दिसंबर से रह रहे हैं। तो सर एक डिजायर था कि AOR बनना है, क्योंकि बाहर से आकर के प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो AOR बनने पे थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आ जाता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग मिलने लगी और रिकॉग्निशन मिलने लगेगा। तो शुरू से था कि AOR बनना है नहीं हो। थोड़ा सा निशांत लाउडली बोलना है, थोड़ा सा और लाउडली। हाँ यस। हाँ सर तो मेरा शुरू से डिजायर था कि मैं AOR बनूंगा, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ था तो काम मिलना मुश्किल हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग पर्पस के लिए AOR होना जरूरी है। बाकी आर्ग्यू तो कोई भी कर सकता है, तो फाइलिंग के लिए AOR होना जरूरी है। बाकी शोमिंदु और आपने बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस प्रोसीड्योर के लिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन पेपर सभी डाउनलोड कर लिए थे। 2013 के बाद का मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया और वो क्वेश्चंस नोट डाउन किए कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर साल आया है, हर साल जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन आया है। तो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है। तो वेरी वो नाइस। आपको, हाँ, तो वो चीज राइट डाउन करना पड़ेगा कि जुरिस्डिक्शन दोनों को लिखना। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आ रहा है तो दोनों लिखना होगा। इस बार सोर्स आया हुआ था कि सोर्स क्या है जुरिस्डिक्शन का। तो कुछ सोर्स पार्लियामेंट से आए हुए थे, कुछ सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से है। आर्टिकल 131 का जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो सब सोर्स वगैरह थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था। मैंने एक हैंडबुक से तैयारी की, हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मिडनाइट हियरिंग वगैरह सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं दिया हुआ है, तो वो हैंडबुक में दिया हुआ है। और जेल पिटीशन वगैरह सुप्रीम कोर्ट में रूल्स में मुझे नहीं मिला, तो जेल पिटीशन वगैरह हैंडबुक में मिल गया मुझे। तो ये क्वेश्चंस कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस थे जो कि पहले आए हुए थे। तो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बनाए हुए थे अपने नोट्स में, वो मैंने लिखा उसको अपने कॉपी में और उसी को मैंने पढ़ा। बाकी ऑर्डर 4 हुआ, ऑर्डर 4 से और ऑर्डर 5 सुप्रीम कोर्ट रूल से आएगा ही आएगा। वो आपको पूरा एक एक रूल्स याद करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कंटेम्प्ट से भी क्वेश्चन आता है। कंटेम्प्ट से ऐसा क्वेश्चन है कि वो एथिक्स में भी आएगा और प्रैक्टिस प्रोसीजर्स में भी आएगा। तो कंटेम्प्ट आपको एक रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1975 का, वो पढ़ना पड़ेगा। वो कंटेम्प्ट पे ही है, वो पढ़ना पड़ेगा। वो एथिक्स के पेपर में भी बहुत जरूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के कुछ सेक्शन है, सेक्शन 10, वो उससे भी क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में। आई एम गोइंग फॉर ड्राफ्टिंग पेपर सर। मेनली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में सर सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ना जरूरी है। ऑर्डर 20, 21, 19, ऑर्डर 19, ऑर्डर 20, ऑर्डर 21 और ऑर्डर 22, ये जुरिस्डिक्शन है। और कॉन्स्टिट्यूशन से देखना है तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, वेरी नाइस। 144, 145, ये इतना पे पूरा रिमेम्बर कर जाना होगा अच्छे से। और वर्बेटम लिख पा रहे हैं तो और बेटर है। केस लॉज साइट करना ना भूलें, कभी भी लिख रहे हैं तो केस लॉज आप जरूर याद रखें माइंड में। साइटेशंस लिख पाए या ना लिख पाए, ईयर जरूर लिख लें एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैंने ईयर लिखा था, मैंने साइटेशन कुछ भी मुझे याद नहीं रहता है तो मैंने साइटेशन छोड़ दिया, मैंने ईयर जरूर लिखा। चाहे वो एथिक्स का पेपर हो, एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रोसीड्योर का पेपर था, मैंने केस लॉज साइट किया हुआ था।
बाकी ड्राफ्टिंग के लिए सर मैंने 2013 के बाद का क्वेश्चन पेपर जो था वो मैंने अटेम्प्ट किया था। वो कॉपी में 3 बार 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया विद इन सर्टेन टाइम स्लॉट। मैंने ड्राफ्टिंग का पेपर 3 घंटे में ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास भी कोई सीनियर का हेल्प नहीं था कि जहां मैं ड्राफ्टिंग जा करके कर सकूं। तो मैंने 3 बार वो फॉर्मेट दिया हुआ है, रिट का फॉर्मेट दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो आप फॉर्मेट देख लो। कुछ डिक्लेरेशन, मैंडेटरी डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं रिट में, वो देना, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पीआईएल में भी मैंडेटरी डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, वो माइंड में रखना पड़ेगा। एसएलपी का फॉर्म 28 है, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में पीछे दिया हुआ है, तो वो उस फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं जाना है। एग्जामिनर मेनली चेक करते हैं कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ कैसे फ्रेम हुआ है, ग्राउंड्स कैसे फ्रेम किए हैं, इंटरिम रिलीफ कैसे फ्रेम किए हैं, और प्रेयर कैसे फ्रेम किए हैं। क्वेश्चंस ऑफ लॉ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये ऐसे अगर लिख रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी प्रोफेशनल इथिक्स का भी क्वेश्चन पेपर मैंने मुझे ड्यूटीज पे अलग ड्यूटी 4 ड्यूटीज दिए हुए हैं, ड्यूटी टू कोर्ट, ड्यूटी टू क्लाइंट, ड्यूटी टू अपोनेंट, और एक और दिया हुआ है। चारों ड्यूटी पे रूल्स पढ़ना होगा। एक्सक्यूज मी सर, somebody has come to my home, I am just noting. वेरी नाइस। निशांत ने बहुत अच्छी तरह से बात किया है, बहुत अच्छा गाइडेंस किया है। खाली उसका माइक अचानक बंद हो गया है। सर उन्होंने कहा कि कोई घर पे आए उनके, तो आई थिंक ही इज म्यूटेड फॉर सम टाइम। आई थिंक समबडी ओके हैज ओके कम टू ओके हिज हाउस। ओके 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 ओके। अब वीडियो ऑन है उनका फिर से हाँ वापस। हाँ 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 यस, हाँ अभी अनम्यूट कर सकते हैं निशांत। हाँ सर तो वही मैंने प्रोफेशनल इथिक्स के पेपर में सर सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड किया हुआ था, और देख रहा था कि कौन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, उसको मैंने कॉपी में लिखा था। जो नहीं मिला उसको भी खोज खोज के लिखे, और बस उतना ही पढ़ा मैंने। जैसे मुझे सीनियर का भी मैंने एक नोट्स लिया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कंटेंट पे 5 या 10 केस लॉज आप याद कर लेना, मिसकंडक्ट पे 5 या 10 केस लॉज याद कर लेना, लायन पे अलग है, स्ट्राइक पे अलग है। तो वैसे 2-2 4-4 केसेस आपको करना पड़ेगा। और जैसे आ गया क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको केस लॉज याद रहे तो आप लिख पाओगे। जैसे लायन पे है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का एक जजमेंट है, वो बहुत कॉमन जजमेंट है, तो वो AK सक्सेना वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस का जजमेंट है, तो वो आपको याद है तो आप लिख पाओगे। और ब्रीफ फैक्ट्स लिखने से काफी है। केस लॉज मेंशन करना बहुत जरूरी है कोई भी पेपर में, तभी मार्क्स आएगा। वेरी गुड। अदरवाइज मार्क्स अटेंड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे माइंड में शुरू से था कि मैं केस लॉज, कुछ कॉमन केस लॉज मैंने लिखे हुए थे और वॉल पे पेस्ट कर दिए थे, क्या बात है। और उसी को बार बार देख रहे थे, माइंड में रिपीट कर रहे थे, तो वो मेरे को हेल्प किया। फिजिक्स के पेपर में वेंकट रमनी के नोट्स अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, एवार का स्टडी मटेरियल, तो उससे मैंने भी कुछ एलिसिट किया हुआ था कि वो जितना समझ में आता था उतना मैंने किया, और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन किया। तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने पढ़े और जितना समझ में आया उसका नोट्स बनाया, और उसी को बार बार पढ़ा तो माइंड में याद हो गया कि हाँ भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ड्राफ्टिंग में सर वो है क्या कि 3 घंटे में 4 पेपर लिखना पड़ता है, तो उसका कोई एक सिविल अपील का मैंने बांके बिहारी की बुक ली हुई थी, तो वो मैंने, जो मुझे हेल्प हुआ, क्योंकि सिविल अपील का फॉर्मेट मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। बाकी SLP रिट और एसएलपी सिविल, SLP क्रिमिनल, रिट और ट्रांसफर पिटीशन आएगा ही वो आएगा, और एक आ सकता है सिविल अपील आ सकता है। ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, हर एक पेपर में ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो वो हेल्प करता है। बाकी लीडिंग केसेस सब पहले 44 था, अब 64 हो गया था जस्ट 2 महीना पहले। तो सडनली कुछ कुछ केसेस डिलीट हो गए थे और कुछ केसेस ऐड हो गए थे। तो वो मैंने क्या किया कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था सर, 1 साल में मैंने कंप्लीट तैयारी किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, कंप्लीट तैयारी किया, और डेली 3-4 घंटे पढ़ते थे, लिखने का हैबिट डेवलप किए। तो क्योंकि वहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है टाइम से। मैंने फिजिक्स के पेपर में मेरे पास कुछ टाइम भी बच गया था, और तो मैंने लिखने का हैबिट कभी नहीं छोड़ा। 2 घंटे 3 घंटे रात में लिखते ही थे, प्रैक्टिस करते थे। तो लीडिंग केसेस मैंने समझना बहुत ज़रूरी है।
और मैंने इंडियन कानून वगैरह से कुछ देखा जितना समझ में आया। बाकी अदर आर्टिकल्स जो भी अवेलेबल थे गूगल पे उससे मैंने देखा। SCR या फिर SCC से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता था, तो मैंने वो देखा ही नहीं। इंडियन कानून वगैरह से पढ़ा जितना समझ में आया। जैसे मैं कुछ लीडिंग केसेस पे बता देना चाहता हूँ। बेसिक जैसे 64 लीडिंग केसेस दिए हुए हैं, तो लीडिंग केसेस पे सभी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कैसे पढ़ें। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे 4-5 केसेस है, जैसे केशवानंद भारती है, मेनका गांधी है, मिनर्वा मिल्स है, IR कोहेलो है, और सुप्रीम कोर्ट एवार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और SR बोमई है। तो ये 6 केसेस मैंने एक साथ पढ़े। वेरी गुड। हाँ, रिजर्वेशन को सेग्रीगेट किया, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिजर्वेशन इन जॉब्स, इसको दोनों मैंने सेग्रीगेट करके पढ़ा। और जैसे रिजर्वेशन पे 5 जजमेंट मैंने किया। इंदिरा साहनी, जर्नैल सिंह, TMA पाई, PA इनामदार और प्रमति एजुकेशन, ये 5 जजमेंट रिजर्वेशन पे ही है। फिर 10 शेड्यूल पे 3 जजमेंट दिया हुआ है 64 लीडिंग केसेस में। किहोटो, रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और केशम मेघाचंद सिंह वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 10 शेड्यूल पे है, तो इसको एक साथ पढ़े। आर्बिट्रेशन पे SBP वर्सेज पटेल इंजीनियरिंग और NHAI का जजमेंट है, इसको एक साथ पढ़े। ओह क्या बात है। ट्राइबलाइजेशन पे पे कुछ जजमेंट दिए हुए हैं, तो उसको मैंने एक साथ पढ़ा। L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रोजर मैथ्यू, मद्रास बार एसोसिएशन, स्विस रिबन्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स वर्सेज सतीश कुमार गुप्ता, इसको मैंने एक साथ पढ़ा। और प्राइवेसी पे KS पुट्टास्वामी 2 जजमेंट दिया हुआ है, एक 2017 यस। का है और 2018 का है। और सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका भी प्राइवेसी पे ही है मेनली फोकस, तो इसको मैंने एक साथ पढ़ा। PIL 2 है, PIL पे 2 जजमेंट दिया हुआ था, एक DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको मैंने एक साथ पढ़ा। क्यूरेटिव पिटिशन और आर्टिकल 142 पे 2 जजमेंट्स दिए हुए थे, AR अंतुले वर्सेज RS नायक और रूपा अशोकपुरा वर्सेज अशोकपुरा, ये क्यूरेटिव पे ही है और आर्टिकल 142 पे है, तो इसको मैंने एक साथ पढ़ा। विमेन्स इशूज पे अलग से मैंने सेग्रीगेट किया हुआ था, जैसे गीता हरिहरन वर्सेज RBI, शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ललिता कुमारी क्रिमिनल पे है, ललिता कुमारी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ UP, मुकेश वर्सेज NCT ऑफ दिल्ली, डेथ पेनाल्टी पे है, तो इसको मैंने एक साथ पढ़ा। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुशीला अग्रवाल वर्सेज NCT, टोटल मैंने 58 से 60 केसेस तैयारी की और समझ समझ के पढ़े, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉन्फिडेंस गेन हो गया और उसको मैंने लिखा। वाह। बिना बिना देखे मैंने लिखने का प्रैक्टिस किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस जितना समझ में आया। लिखने का एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि बहुत बार डिसेंटिंग ओपिनियन आ जाता है, पिटिशनर का क्या कंटेंशन था, रेस्पोंडेंट का क्या कंटेंशन था, तो वो थोड़ा सा एक तरीका देखना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्स एक बार में लिख लिए, उसके बाद पिटिशनर का कंटेंशन क्या था, रेस्पोंडेंट का कंटेंशन क्या था, इश्यूज क्या थे, और उसके बाद रेशियो क्या दिया और कंक्लूजन क्या क्या दिया जजेस ने, तो इसको सब पैराग्राफ्स में सेग्रीगेट कर लिया और उसके बाद उसको लिखे। उतना ही मतलब पैराग्राफ्स में लिखे तो वो ज्यादा है, बाकी बहुत ज्यादा मगिंग करने से सर वो बोरिंग हो जाता है, तो वेरी नाइस। हाँ, तो वैसे करके पढ़े तो हर एक जजमेंट पढ़ने का एक तरीका मैंने डेवलप किया कि रेशियो क्या था, कंक्लूजन क्या था, इश्यूज क्या था, एटलीस्ट कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फैक्ट्स क्या थे। तो मैंने कुछ जो जिसमें मार्क्स ज्यादा आया था, तो उन्होंने भी यही बात बताया कि आप कुछ भी कभी भी लिखो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर आ रहा है केशवानंद भारती, तो उसके 3-4 जजमेंट्स पे सब थोड़ा रिलेट करके लिखोगे तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि बंदे ने पढ़ा है। क्या बात। तो हाँ, तो वो समझना जरूरी है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपने थॉरली तैयारी की है कि नहीं की है। मुझे बात लेक्चर से पता चली कि मैंने 2 बार लेक्चर अटेंड किया है, तो एक 2019 में और एक 2020 में। ये जो अभी लेटेस्ट 2021 में एग्जाम हुआ उससे पहले मैंने अटेंड किया था। लेक्चर मैंने 2-3 बार अटेंड किया, तो पता चल जाता है कि वो किस तरह से चेक करते हैं, इनका आइडिया पता चल जाता है। और वेंकट रमनी की बुक्स मेरे पास नहीं थी, मैंने राजू रामाचंद्रन की बुक ली हुई थी फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर्स, तो उसमें समझाया बहुत अच्छा है। हाँ वो हाँ। है ओल्ड सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे है, लेकिन उसमें केस लॉज वगैरह दिए हुए हैं, स्कोप एंड एम्बिट आता है 32 और 136 का। वो हर एक आर्टिकल्स का आपको पढ़ना पड़ेगा कि 141 का स्कोप एंड एम्बिट क्या है, 136 का क्या है, 32 में 5 आ गए तो उसको बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनल एपिलेट कोर्ट है, तो
वो आपको आगे के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। समझ समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या लिमिटेशन से कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा 136, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी यही तैयारी की स्ट्रेटजी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड यू एलेबरेट एवरीथिंग इन प्रॉपर वेज। और मैं तो आपका सब सुनने के बाद ऐसा सोचता हूँ कि कुछ दिन के बाद अभी अभी तो मुझे सीनियर लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस और अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगले कुछ नानी पालके वाला में कवर करना है, इसलिए एवार के रिजल्ट का शायद एक आधा एपिसोड और होगा। लेकिन हम एवार के एग्जाम जब आएगी नजदीक, ओके, एवार के एग्जाम दिसंबर में नजदीक आएगी, तो नवंबर में हम चारों एपिसोड जो करेंगे ना, वो चारों सब्जेक्ट के ऊपर एक 4 एपिसोड करेंगे। और उसमें से जो अभी के जो हमने इंटरव्यू लिए हुए लोग हैं, जैसा आप लीडिंग केस के लिए मैं निशांत आपको लूंगा, ओके, वो पूरा एपिसोड है कि आपने ये 64 लीडिंग केसेस का थोड़ा सा समरी, थोड़ा सा ये उनको बताना कि वो संग्राह्य होगा, लोगों को वो वीडियो संग्राह्य होगा, बराबर है। जैसा कि इथिक्स के वगैरह ऊपर सपोज सोमेंदु का हमने पूरा बना लिया, ऐसे एक और हमारी जो अनुजा मैडम थी पिछले प्रोग्राम में आई थी, ओके, वो अनुजा मैडम का एक सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा पूरा एक आदमी को लेके एक सब्जेक्ट के ऊपर ही हम पूरा वीडियो अगर बनाएंगे और आप उसमें गाइड करेंगे, तो वो एक अच्छा संग्रह रहेगा। जितने सीनियर लॉयर के लेक्चर्स फेमस है, उतने ही लेक्चर आप लोगों के भी फेमस इंडिया में हो जाएंगे। और मुझे यही खुशी है कि जो दिल्ली में इजीली हमको मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, ओके, जैसे अभी तो वर्चुअली हम मिल रहे हैं, प्रोग्राम होने के बाद जैसा ऑर्गेनाइजर चाय भी पिलाता है, कॉफी पिलाता है, वैसा मेरे ऊपर आपका चाय कॉफी खाना बाकी है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन में मिलेंगे, तो सोमेदु और निशांत दोनों को आपको बोलता हूँ कि हम खाना साथ में खाएंगे, ओके। और बहुत अच्छे तरीके से उस दिन तो मैंने निशांत को तो मुंह मीठा किया, हम कैंटीन में निशांत को लेके गए थे, बातें भी की थी। उस दिन आप मिले नहीं हमको, लेकिन अभी मैं मेरे कुछ 2-4 दिन में है आर्गुमेंट के कुछ केसेस, या 15 अगस्त के बाद कुछ है। और तो जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा, जब हम प्लान करेंगे और आपके साथ ये करेंगे, और आप लोग जैसे यंग लोगों के साथ, जैसे सीनियर लॉयर में हम बैठते हैं तो उसका एक आनंद अलग मिलता है, लेकिन आप लोगों के साथ जब बैठते हैं तो आप लोगों का काम करने का स्पीड, सोचने का स्पीड, आज ये कितनी कौतुक की बात है। बिहार के रूरल एरिया से आप आते हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं, और जिद्द से 1 साल से पूरी मेहनत के साथ you are getting the legal accuracy, you have a proper mastery on the legal words also। जब मैं आपके मैसेजेस देखता हूँ, आपका जो ये देखता हूँ, उसमें प्रॉपर वर्ड, ये जो डेडिकेशन है ना, ये डेडिकेशन के कारण ही लोग बहुत अच्छे स्टैंड होते हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से आप स्टैंड हुए हैं। और आगे चल के बहुत एक 5 साल के बाद मैं आपका जो फ्यूचर देख रहा हूँ, वो बहुत अलग लेवल पे देख रहा हूँ। और 20 साल के बाद तो जैसे मैंने बोला वैसा शायद मुझे लॉर्डशिप आपको बोलने का मौका भी आएगा, या अलग अलग जगह पे नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी आप अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे हैं दोस्तों, ये नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का मकसद ही ये है कि जो स्टॉलवर्ड्स है लीगल फ्रेटर्निटी के, होने वाले स्टॉलवर्ड, होते हुए स्टॉलवर्ड्स, ये सबको आपके सामने लाना, और कुछ ना कुछ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 1 घंटा नए नए लॉ के ऊपर देना। अगले वेडनेसडे को, अभी ये वेडनेसडे को मैंने क्रिमिनल लिया, पिछले वेडनेसडे को अलग अलग लिया, ऐसा अगले वेडनेसडे को मैं डायरेक्ट अभी आपको कॉर्पोरेट लॉ में लेके जाऊंगा। अगले वेडनेसडे को मैं फेमा का ले रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेमा का कानून के ऊपर मैं कानून भी बताऊंगा, और फेमा के ऊपर केसेस बताऊंगा। फेमा और पीएमएलए एक्ट, ये दोनों का इन्वेस्टिगेशन ईडी एजेंसी करती है, ये पुलिस के पास पावर नहीं है। ये फेमा और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और दूसरा पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये दोनों का जो पुलिस है वो पुलिस ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़े बड़े लोगों के पीछे क्यों लगता है, कैसा होता है, ये सब जो है और उसके रिलेटेड केसेस, ये हम 1 घंटे में देखेंगे। और रिमेनिंग 1 घंटे में एक लास्ट एपिसोड रहेगा अगला हमारा, जिसमें हम एवार का डिस्कशन लेंगे, किसी 1-2 एवार के सक्सेसफुल एवार को बुलाएंगे, करेंगे। और फिर उसके अगले एपिसोड से फिर हम आपको अलग अलग जजेस, सीनियर लॉयर, उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग और 1 घंटा स्टॉलवर्ड का आपको मिलना है। और जब चाहे ये वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, फ्रैगमेंट कर सकते हैं,
डायरेक्ट आप किसी को भेज भी सकते हैं, मेरा पूरा अधिकार है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, और दर्शकों को ये बताता हूं कि जो गाइडेंस वीडियोस है ये वीडियो तक ही सीमित है, कृपा करके हमको फोन करके गाइडेंस मत मांगिए, क्योंकि हम AOR, ये जो AOR है और हम आर्ग्यूइंग काउंसिल, हम इतने बिजी रहते हैं वर्क में कि कोई मैटर है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। गाइडेंस देना या करियर गाइडेंस ये फैकल्टी का काम है, तो आप उनसे ही कीजिए। लेकिन जहां तक हमारा बिजी शेड्यूल में से हम समय निकाल के कुछ चीजें आपके लिए करते हैं और ये आपके साथ शेयर करते हैं, तो बस ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे भारत से लोग ज्वाइन होते हैं और फिर ये आगे सिलसिला चलता है। मैं अभी वीडियो जो डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, आपको पूरा की पूरा जो एक मेरा 1.5 घंटे का भी है एपिसोड वो भी डालूंगा, और AOR का एपिसोड एक अलग करके भी यूट्यूब पे अलग डालूंगा। तो खाली AOR का अगर किसी को देखना है तो ही कैन सी दैट, एंड खाली दोनों टोटल कंबाइन देखना है तो भी देख सकते हैं। 1-2 दिन में आपको आ जाएगा, वीडियो भी आएगा। वो खाली हमारे ऑफिशियल ग्रुप जो है नानी पालकीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब 1 में ही वो वीडियो आता है, लिंक उसका, और ये जजमेंट जो मैंने डिस्कस किए वो आएंगे। बाकी किसी ग्रुप के ऊपर हम वो वीडियो डालते नहीं है, खाली AOR के ग्रुप में डालते, क्योंकि AOR के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियो रहते हैं। बाकी किसी ग्रुप में हम नहीं डालते, क्योंकि ग्रुप को बार बार परेशान करना अच्छी चीज नहीं है। बस इतना मैं बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्पेसिफिकली आज जो हमारे इनवाइटेड गेस्ट हैं सोमेंदु मुखर्जी और निशांत वर्मा, दोनों को बहुत बहुत प्रोग्रेस के लिए बधाई देता हूँ। और मेरे लिए जो भी सेवा है आप जरूर बता सकते हैं, जहां पे भी जो सपोर्ट चाहिए आप जरूर हमको सपोर्ट मांग सकते हैं। आपके टैलेंट का भी हम फायदा जरूर लेंगे, और जरूर भारत के जो लोग न्याय मांगने के लिए हमारे पास आते हैं उनको अच्छा जस्टिस देने की कोशिश हमारी ऑलवेज रहती है। पूरी जान लगाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। हम आप सब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी लॉयर है, SCBA के हैं, स्कोरा के हैं, सब लॉयर बहुत अच्छा एफर्ट्स लेते हैं, और इसलिए इंस्टीट्यूशन का नाम बहुत अच्छा है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।